बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइडिंग के चैप्टर 25 को। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में तो वो ये कहते हैं कि हमने बॉडी के अंदर वॉल्यूम्स को भी कांस्टेंट रखना होता है, यानी वाटर वगैरह के कंटेंट को, और कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड को भी कांस्टेंट रखना होता है कि ऐसा ना हो सोडियम बहुत कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो यानी कंसंट्रेशन भी सेम रखनी है और वॉल्यूम भी सेम रखना है। उसके लिए क्या क्या करते हैं हमें करना पड़ता है बैलेंस। किस तरह से बैलेंस करेंगे कि जो वाटर का इनटेक है और जो वाटर का लॉस है वो बराबर हो। जितना पानी पी रहे हैं उतना ही वाटर का लॉस हो रहा हो, तब ही हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं उन सारे कंपार्टमेंट्स के अंदर बराबर पानी, बराबर वॉल्यूम, बराबर कंसंट्रेशन रह सकती हैं। आगे जाके भी कंपार्टमेंट्स को भी स्टडी करते हैं। पहले देखते जाए वाटर का इनटेक हमारे अंदर किस तरह से होता है। दो तरह से होता है। एक तो वो है जो आप पानी पी रहे हैं या आप खाना ऐसा खा रहे हैं कि उसमें पानी है। मिसाल के तौर पर को तरबूज खाते हैं तो तरबूज के अंदर इटसेल्फ बहुत ज्यादा वाटर है, ठीक है। तो एक तो वो वाटर है जो आप इंजेस्ट कर रहे हैं, जो आपके जीआईटी में जा रहा है। ये अगर एवरेज देखा जाए तो एक इंसान तकरीबन 2100 ml पर डे इस तरह से वाटर इंजेस्ट कर लेता है। और दूसरा वो वाटर है जो आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, सिंथेसाइज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म से बन रहा है। तो ये इसकी क्वांटिटी देखी जाए तो तकरीबन 200 ml पर डे होता है। तो अगर एक रफ सा एस्टिमेट, एक एवरेज देखा जाए तो एक इंसान कितना वाटर टोटल इनटेक हो रहा है उसके अंदर 2100 प्लस 200 बनेगा 2300 ml पर डे। लेकिन एक चीज देखिएगा, ये जो इनटेक ऑफ वाटर है ये हाईली वेरिएबल है, ठीक है। हर इंसान के अंदर आपको पता है किसी दिन बंदा ज्यादा पानी पीता है, किसी दिन कम पानी पीता है। जानों की बात, कोई बंदा कम पीता है, कोई बंदा ज्यादा पीता है। तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है और एक ही पर्सन के मुख्तलिफ दिनों में भी वेरी करता है। एक दिन गर्मी थी उसने बहुत पानी पी लिया, एक दिन नहीं गर्मी सर्दियों का दिन था उसने बहुत कम पानी पी लिया, ठीक है। तो ये हाईली वेरिएबल है वाटर का इनटेक। फिर देखते हैं हम वाटर का लॉस। तो जो वाटर का लॉस बहुत सारे सोर्सेज हैं। सबसे पहले देखते हैं हमने इनसेंसिबल वाटर लॉस। इनसेंसिबल वाटर लॉस वो है जो हमें पता भी नहीं चल रहा हमारा वाटर लॉस हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें चाहे आपने पानी ज्यादा पिए चाहे आपने पानी कम पिए, ये एक कांस्टेंट रेशो से होगा ही होगा, ये एक कांस्टेंट हद तक होना ही होना है। डन होगी बात। तो इसमें आपको पता भी कुछ नहीं चल रहा, और चाहे बॉडी डिहाइड्रेटेड हो या बॉडी ओवरहाइड्रेटेड हो, ये होना है आपके पास। तो कौन कौन सा होता है जी इनसेंसिबल वाटर लॉस? एक होता है आपकी स्किन से डिफ्यूजन हो रही होती है वाटर की। आपकी स्किन से वाटर इवेपोरेट होकर निकलता चला जा रहा है। इवेपोरेट तो नहीं, मतलब डिफ्यूजन ही आप ध्यान में रखिए। आगे जाके सारी बात है इवेपोरेट होगा, लेकिन इवेपोरेट से ना इंसान स्वेट से कंफ्यूज हो जाता है। तो सिंपल बात यह है कि डिफ्यूज हो रहा है। कितना वाटर एक दिन में डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाता है? तकरीबन 300 to 400 ml पर डे। ये भी बड़ा शुक्र है कि एक पूरी कोलेस्ट्रॉल फिल्ड लेयर होती है, जो आप कह सकते हैं कॉर्निफाइड लेयर ऑफ द स्किन होती है, जिसकी वजह से पानी इतना थोड़ा निकलता है। अगर ये लेयर ना हो, जिस तरह अगर किसी इंसान के बर्न्स हो जाए ना, स्किन जल जाए, तो उसकी वजह से कई दफा ये लेयर खराब हो जाती है। तो क्या होता है, उसकी स्किन से बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होना शुरू होता है, तकरीबन 10 फोल्ड इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो अभी जो नॉर्मल इंसान में हम करें 300 to 400 ml पर डे, तो जिस इंसान की स्किन बर्न हुई है उसमें हो सकता है 3 to 5 लीटर्स पर डे वाटर सिंपली स्किन से ही निकल जाए, ठीक है। तो इनसेंसिबल वाटर लॉस में एक तो होगा स्किन से डिफ्यूजन, दूसरा है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक में। बेसिकली बात यह है, आप जो हवा इनहेल कर रहे हो, सांस ले रहे हो, उसमें जितनी मर्जी ह्यूमिडिटी हो, थोड़ी हो या ज्यादा हो, हमने उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक में ले जाके उसकी ह्यूमिडिटी को हम 47 mm पर hg तक ले जाते हैं। तो अगर तो हवा के अंदर पहले काफी सारा वाटर है तो फिर तो हमारा बहुत थोड़ा वाटर लॉस होगा, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा मजीद उसको पानी देना है, ठीक है। क्योंकि हमने इस लेवल तक लाने लाना ना, 47 तो लाने लाना है। अगर हवा में ऑलरेडी 37 है तो फिर हमें बहुत थोड़ा पानी सप्लाई देना, मतलब बहुत थोड़ा ह्यूमिडिटी ऐड करनी पड़ेगी। और अगर हवा में ह्यूमिडिटी बहुत थोड़ी है तो फिर जारी बात है बहुत ज्यादा पानी हमें ऐड करना पड़ेगा एयर के अंदर, क्योंकि जो भी एयर आए, चाहे ड्राई आए चाहे ह्यूमिड आए, हमने उसको 47 mmHg ऑफ वाटर तक ले जाना है। यानी उस एयर के अंदर इतने ज्यादा वाटर वेपर्स हमने ऐड करने ही करने हैं, ठीक। तो बता रहे हैं सर्दियों के अंदर जो एयर होती है उसका जो वेपर प्रेशर है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यानी सर्दियों के एयर में हवा में वाटर वेपर्स बिल्कुल भी नहीं होते। तो वो ड्राई एयर जब आप इनहेल करते हैं तो जाहिर बात है रेस्पिरेटरी ट्रैक को बहुत ज्यादा पानी लगाना पड़ता है उस एयर को इस लेवल तक लाने के लिए। इसीलिए हमें सर्दियों में ड्राई फीलिंग आती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी पैसेज में ड्राई फीलिंग आती है। सिंपल बात हो गई। तो इनसेंसिबल वाटर लॉस में पहला आपके पास स्किन से डिफ्यूजन के थ्रू निकला 300 to 400 ml पर डे नॉर्मली, और दूसरा आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकल गया, ये भी तकरीबन 300 to 400 ml पर डे होता है। ये दोनों आपको पता भी नहीं चल रहा कि पानी निकल रहा है, और ये दोनों ही सेम रहते हैं, चाहे आप पानी ज्यादा पिए चाहे पानी कम पिए। फिर आता है लॉस इन स्वेट, फ्लूइड लॉस इन स्वेट। लो जी, ये भी बहुत हाईली वेरिएबल है। किसी दिन आप बहुत काम करते हैं, ज्यादा स्वेट आ रहा है, किसी दिन बहुत थोड़ा स्वेट आ रहा है। आपको पता है पसीना बहुत ज्यादा वेरी कर रहा होता है।
बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। डन के बाद फिर आता है वाटर लॉस एंड फीसेज। ये एक तकरीबन एवरेज इसकी वैल्यू देखी जाए तो 100 ml पर डे जो होता है वो आपकी फीसेज के थ्रू पानी ज़ाया हो जाता है। अलबत्ता जिन लोगों को डायरिया, जब आपको पता है लूज मोशन हो, तो लूज मोशन में बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो सकता है, और सोया डायरिया में इतना पानी भी वेस्ट हो सकता है कि वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। डन की बात। आखिर में आता है यानी इन डेली लॉस ऑफ बॉडी वाटर में एक इनसेंसिबल वाटर लॉस, जिसमें हमने देखा डिफ्यूजन थ्रू स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक स्वेट, एक फीसेस, और अब आता है किडनीज। किडनीज के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है ना, बेसिकली ये वो वाटर लॉस है जिनको हम रेगुलेट कर रहे होते हैं। यानी अगर एक इंसान ने ज्यादा पानी पिया है, अगर किसी इंसान का डेली इनटेक ज्यादा है, हम चाहते हैं डेली आउटपुट पे ज्यादा हो, तो हम आउटपुट को किस तरह इंक्रीज करेंगे? किडनीज के थ्रू। ऐसे नहीं है कि बंदे ने बहुत पानी पी लिया, चलो भाई अब इसको बहुत पसीना आना चाहिए, ना जी ना। बंदे ने बहुत पानी पिया है, फिर क्या करें जी, बॉडी का वॉल्यूम नॉर्मल रखने के लिए किडनी के थ्रू बहुत पानी निकाल दो। और अगर बंदे ने थोड़ा पानी पिया है तो भाई किडनीज के थ्रू पानी को रिटेन करो, पानी को कम निकालो। तो किडनीज बेसिकली रेगुलेट कर रही होती है वाटर को। किडनीज यूरिन वॉल्यूम के थ्रू भी रेगुलेट करती हैं, ज्यादा पानी पिए तो ज्यादा वॉल्यूम बनेगा, थोड़ा पानी पिए तो थोड़ा वॉल्यूम बनेगा। और इसी तरह से किडनी इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रेगुलेट कर रही होती हैं। जिस तरह का सोडियम इंटेक की बात की जाए तो कुछ लोग बहुत थोड़ा नमक खाते हैं, हो सकता है उनके दिन में 20 मिली इक्विवेलेंट्स पर डे सोडियम खाया उन्होंने, और कुछ लोग बहुत ज्यादा सोडियम खा रहे हैं, 300 to 500 मिली इक्विवेलेंट्स पर डे। तो तकरीबन 10 गुना सोडियम बढ़ गया ना, तो जो ज्यादा सोडियम खा रहा है उनकी बॉडी में सोडियम ज्यादा होगा? नहीं, उनकी बॉडी में किडनीज अच्छा काम करेंगी। और किडनीज को ये टास्क मिला हुआ है कि भाई जो भी हो जाए, तुमने वाटर के लेवल को भी सेम रखना है, तुमने इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को भी सेम रखना है, तो उनकी बॉडी में सोडियम को ज्यादा एक्सक्रीट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ किडनीज। तो किडनीज आपके पास वाटर के वॉल्यूम को भी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को भी नॉर्मल रखने में रोल प्ले कर रही होती है। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई जी। उसके बाद आता है हमारे पास बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। हमने बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को देखना है। लो जी, दो तरह के मेन कंपार्टमेंट्स हैं, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये डायग्राम देखिएगा, इस डायग्राम में मैंने ना मुख्तलिफ सेल्स बनाए हुए हैं। ये आपके बॉडी के टिश्यू सेल्स हैं, समझ लें, मसल्स, बोन, सारा कुछ सही है। और फिर ये मैंने बनाया हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मैंने आरबीसी शो किए हुए राउंड राउंड। अब जो आरबीसी के अंदर का फ्लूइड है या किसी भी सेल के अंदर का फ्लूइड है ना, उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो फ्लूइड किसी भी सेल के अंदर है उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ पे जितना भी मैंने ग्रीन कलर का फ्लूइड बनाया हुआ है ना, सारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ये भी सारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और इसी तरह से ये आरबीसी के अंदर भी सारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। डन हो के बाद, और जाहिर सी बात है, सेल से बाहर जो भी फ्लूइड होगा उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आपके पास जो फ्लूइड है वो बेसिकली दो तरह की क्लासिफिकेशन में आ गया ना। एक हो गया आपके पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक हो गया आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है यानी सेल से बाहर वाला, ये भी फर्दर दो तरह का है। एक तो सेल से बाहर वो फ्लूइड है जो कि ब्लड प्लाज्मा के तौर पे मौजूद है, जो मैंने रेड कलर का बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक तो वो है जो आपके पास प्लाज्मा के तौर पे मौजूद है, और एक वो है जो बॉडी के टिश्यूज के सेल्स के बीच में है, ये जो मैंने पिंक कलर का बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्लाज्मा वाला भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी होता है। अच्छा, एक और टाइप ऑफ फ्लूइड भी है हमारे पास, वो वाला फ्लूइड है जो आपको पता है ना, मिसाल के तौर पे जॉइंट है, ये जी एक हड्डी हो गई, ये दूसरी हड्डी हो गई, ये जॉइंट कैप्सूल, तो इसके बीच में कोई ना कोई फ्लूइड होता है कि नहीं होता? तो जॉइंट्स में भी फ्लूइड होता है। इसी तरह ब्रेन में आपको पता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इसी तरह जो आपकी लंग्स के अंदर के दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, उन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में भी थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ ऐसी कैविटीज में फ्लूइड मौजूद होता है। इस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ये भी एक स्मॉल कंपार्टमेंट है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। और अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांससेलुलर फ्लूइड को इंट्रासेलुलर में मानते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर में, तो ट्रांससेलुलर फ्लूइड भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ही एक स्पेशल टाइप है। तो फ्लूइड की दो टाइप्स हो गई, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर वो जो कि सेल्स के अंदर है, एक्स्ट्रा सेलुलर वो जो कि सेल से बाहर है। एक्स्ट्रा सेलुलर में फिर प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और एक स्पेशल टाइप आ गया आपके पास ट्रांससेलुलर फ्लूइड। डालो की बात। अच्छा जी, ओवरऑल देखा जाए एक बंदे के अंदर फ्लूइड होता कितना है? पूरा बंदा फ्लूइड का तो नहीं ना बना हुआ, कितना फ्लूइड होता है? तो ऑलमोस्ट 60% बॉडी वेट जो होता है वो फ्लूइड होता है। यानी अगर एक 70 kg का मैन है ना, तो उसमें तकरीबन 42 लीटर सिर्फ फ्लूइड ही फ्लूइड है, ठीक है। 70 kg मैन के अंदर 42 लीटर। अच्छा, ये जो मैंने कहा 60% होता है या 70 kg में 42 लीटर्स, ये वेरी करता है। ये किन चीजों पे वेरी करता है? 3 चीजों पे वेरी कर रहा होता है, एज पे, सेक्स पे और डिग्री ऑफ ओबेसिटी पे। बात बेसिकली ये है, अगर चर्बी ज्यादा होगी तो जाहिर बात है परसेंटेज ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाएगी। समझिए मेरी बात को। कंसिडर कीजिएगा कि ये दो बंदे हैं, इन दोनों बंदों का वजन है 60 kg। इसका भी वजन 60 kg है, इसका भी वजन 60 kg है, ठीक है। इसके अंदर अगर पानी देखा जाए
तो 30 kg पानी है और 30 kg सॉलिड मटेरियल, इसके अंदर भी 30 kg पानी है और 30 kg सॉलिड मटेरियल। तो यानी कि एक बंदे के अंदर 50% हम कह सकते हैं फ्लूइड है। मिसाल में दे रहा हूं आपको, ठीक है, 50% फ्लूइड है। अब इनमें से एक बंदा जो है ना वो हो जाता है मोटा। ये वाला जो बंदा है ना ये हो गया मोटा, और ये देखो जी ये इसके पास चर्बी बढ़ना शुरू हो गई, ये सारा फैट आना शुरू हो गया। मिसाल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये मोटा होता चला जा रहा है। चर्बी आने की वजह से इसका वजन बढ़ते बढ़ते 60 की बजाय हो गया मिसाल के तौर पे 100। डन है। अब इसका वजन 100 हो गया। पानी कितना है? पानी तो अभी भी 30 है, चर्बी बढ़ी है ना, पानी तो नहीं बढ़ा, बॉडी तो नहीं बढ़ी, तो चर्बी बढ़ गई है उसकी। तो अब अगर इसमें पूछा जाए फ्लूइड पानी कितना है तो आप कहेंगे 100 kg में से 30 kg पानी, यानी कि 30% पानी है। और इसमें 60 kg में से 30 kg पानी, यानी कि 50% पानी है। तो आपने देखा कि फैट के बढ़ने से फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है या फ्लूइड की परसेंटेज कम हो जाती है। तो सीधी सी बात है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, एज बहुत छोटी होती है, तो छोटी एज में फैट बहुत थोड़ा होता है। इसलिए हम कहते हैं जो बिल्कुल बेबीज होते हैं उनके अंदर 70% to 75% पानी ही पानी होता है। एज से ये फर्क पड़ गया। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, ओल्डर एज में खासतौर पे फैट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता रहता है, तो एज के बढ़ने के साथ साथ हम कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ फ्लूइड कम हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, सेक्स को देखा जाए तो फीमेल्स के अंदर फैट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो जाहिर सी बात है फीमेल में अगर फैट ज्यादा है तो यानी कि पानी की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक होगी बात। तीसरा, ओबेसिटी, मोटापा। जाहिर सी बात है जितना ज्यादा मोटापा होगा उतनी ही पानी की कंसंट्रेशन कम होगी। ये तो सिंपल सी बात हो गई। तो ये हमने देखा फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को। फिर आता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। बात असल में ये वो कह रहे हैं भाई हर सेल के अंदर अपना अपना कॉम्पोजिशन है, इसकी कोई और हर सेल का अपना अपना, लेकिन सारे सेल का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सिमिलर सा होता है। क्यों भाई? अगर इस सेल में सोडियम ज्यादा होगा तो वो ज्यादा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ निकल के इस सेल में चला जाएगा, कुछ इधर। मतलब सारे सेल्स की जो कंसंट्रेशन है ना वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। इसलिए सारे सेल्स में मौजूद फ्लूइड को हम मिला के नाम देते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फिर सेल से बाहर देखा जाए तो सारे सेल से बाहर जो कंपार्टमेंट्स हैं, यानी कि ये ब्लड के अंदर मौजूद प्लाज्मा और ये सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये सारे भी अपने न्यूट्रिएंट्स को तकरीबन बराबर रखते हैं। तो इसलिए इस सारे को मिला के हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अलबत्ता इसमें दो तरह का फ्लूइड है। पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी पिंक और रेड वाला, इस पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तकरीबन 3/4 जो है ना वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और बाकी 1/4 जो है वो प्लाज्मा होता है आपके पास। यानी अगर एक इंसान के अंदर 40 kg एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो, मैं टोटल फ्लूइड की बात नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह रहा हूं, अगर 40 kg एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो तो उसमें से 30 kg इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, ये वाला पिंक वाला, और 10 kg ब्लड प्लाज्मा वाला होगा। डन होगी बात? यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, क्या इन दोनों की कंसंट्रेशंस भी एग्जैक्टली सेम होती हैं? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। देखो फर्क ये होता है, बेसिकली आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ना कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। सही होगी बात? अब वैसे जरा बात सुनना मेरी, ब्लड का और इसका आपस में ताल्लुक सबसे करीबी कहां बनता है? कैपिलरीज में, क्योंकि कैपिलरीज बहुत परमिएबल है। तो कैपिलरीज वाली जगह पे सर्कुलेटरी सिस्टम और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इनकी कंसंट्रेशन तकरीबन बराबर हो जाती हैं। लेकिन ब्लड की जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना ये कैपिलरी से बाहर नहीं जा सकती। तो इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो इस प्लाज्मा के अंदर ज्यादा होती हैं, बाहर कम। तो हम कहते हैं प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा है और बाहर कम है। बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स देखा जाए, सोडियम वगैरह, क्लोराइड वगैरह, इनकी कंसंट्रेशन तकरीबन बराबर होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये आराम से कैपिलरी की मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास एक ब्लड वेसल है और इधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो अगर ब्लड के अंदर सोडियम इंक्रीज करेगा तो जाहिर बात है वो सोडियम बाहर आ जाएगा, बाहर भी सोडियम इंक्रीज कर जाएगा, तो कंसंट्रेशन तो बराबर होगी कि नहीं होगी? ठीक। लेकिन अगर ब्लड के अंदर प्रोटीन इंक्रीज करेगी तो ये प्रोटीन ब्लड से बाहर नहीं आ सकती। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोटीन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा होती है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स के तकरीबन बराबर है। बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स में एक और चीज देखिएगा कि जो प्रोटीन है ना इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ब्लड के अंदर चूंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो ब्लड जारी बात है पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। तो हम कहते हैं ना सिर्फ ब्लड के अंदर प्रोटीन्स ज्यादा होती हैं बल्कि पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी थोड़ी बहुत ब्लड के अंदर ज्यादा होती है और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ब्लड के बाहर ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, अगर ये नेगेटिव प्लाज्मा प्रोटीन्स पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करती हैं तो ये नेगेटिव प्लाज्मा प्रोटीन्स नेगेटिव आयंस को रिपेल भी तो करेंगी ना। तो यही वो कंपैरिजन कर रहे हैं, यही वो बात है। अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बेसिकली प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जरा देखना, सोडियम की कंसंट्रेशन तकरीबन बराबर 142 और 139, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव है तो प्लाज्मा में ज्यादा है।
ठीक है। इसी तरह पोटेशियम चूंकि पॉजिटिव है तो प्लाज्मा में ज्यादा है, और दूसरी तरफ उसके बरक्स क्लोराइड नेगेटिव है, तो ये आप देख सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज्यादा होती है। ठीक है, जो भी नेगेटिव आयंस है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में थोड़े बहुत ज्यादा होंगे, और जो पॉजिटिव आयंस है वो प्लाज्मा में थोड़े बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन तकरीबन इनकी परसेंटेज, तकरीबन इनकी क्वांटिटी बराबर बराबर ही है। अगर हम इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से कंपेयर करें ना, तो फिर बहुत ज्यादा, देखो ना यहां पे देखो, सोडियम की कंसेंट्रेशन प्लाज्मा में कितनी है 142, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 139, और इंट्रासेलुलर 14। तो इंट्रासेलुलर यानी इसके अंदर सोडियम कंसेंट्रेशन आ रही है 14, और एक्स्ट्रा सेलुलर के एक हिस्से में 142, एक हिस्से में 139, तो तकरीबन बराबर 142 और 139 बहुत क्लोज वैल्यूज हैं एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर तकरीबन बराबर कंसेंट्रेशंस होती हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। डाउनों की बात, आई होप सो यहाँ पे कोई मुश्किल चीज नहीं होगी। ये जो मैंने बात की है ना आपके साथ, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है उन्होंने, डोनल्स इफेक्ट और किस तरह से कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज अंदर ज्यादा रह गए, नेगेटिवली चार्ज बाहर ज्यादा निकल गए। क्यों? क्योंकि बस प्लाज्मा प्रोटीन ने यहाँ पे गड़बड़ की है, और यहाँ पे किसी चीज ने गड़बड़ नहीं की। डाउनों के बाद एक चीज मैंने मिस कर दी है, वो है आपके पास ब्लड वॉल्यूम। ब्लड किस खाते में आता है जनाबी वाली? ये देखो जी, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड मौजूद है, क्या इसमें एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है या इंट्रासेलुलर फ्लूइड? दोनों फ्लूइड मौजूद हैं, क्योंकि ब्लड में आरबीसीज भी हैं जिनमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, और ब्लड में प्लाज्मा भी है जिसमें एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी चीज है जिसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी है, तो उसका आंसर होगा ब्लड। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली। उसके अलावा अगर देखा जाए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे प्लीज बताएं, अच्छा ये वाली बात है, ब्लड कंटेन्स एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड दोनों पाए जाते हैं, सही होगी बात। अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्लीज मुझे बताएं ब्लड का वॉल्यूम कितना है, मैं आपको ये बताया था कि ब्लड में प्लाज्मा कितना है। मसलन मैंने आपको बता दिया कि यार ये जो ब्लड है ना, इसमें प्लाज्मा है 3 लीटर्स। अब आप मुझे बताएं ब्लड का टोटल वॉल्यूम कितना है। आप कहेंगे यार ऐसे तो नहीं पता चलेगा, ब्लड में तो जारी बात है आरबीसीज भी हैं। तो ऐसा करो, मुझे प्लीज बता दो कि आरबीसीज की कंसंट्रेशन कितनी है, मैं आपको वॉल्यूम बता दूंगा। मैं आपसे कहता हूं जी, मैं आपको जवाब में बताता हूं कि टोटल जो ब्लड है ना, उसका 50% वॉल्यूम आरबीसीज है और 50% वॉल्यूम प्लाज्मा है। तो आप कहोगे हाँ, अब मैं आंसर बता सकता हूं। अगर 50% वॉल्यूम आरबीसीज है और 50% वॉल्यूम प्लाज्मा है, तो इसका मतलब है 3 लीटर्स प्लाज्मा होगा तो 3 लीटर ही आरबीसीज हैं, यानी टोटल ब्लड का वॉल्यूम है 6 लीटर्स। तो आपको ब्लड का वॉल्यूम जानने के लिए क्या चाहिए? एक तो आरबीसीज की कंसंट्रेशन, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। तो ये जो आरबीसी की कंसंट्रेशन है, इसको हम नाम देते हैं हेमाटोक्रिट। तो यही बात तो बता रहे हैं कि अगर हमें हेमाटोक्रिट का पता हो और दूसरा किस चीज का पता हो हमें, प्लाज्मा का, तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना है। ये जो हेमाटोक्रिट है ये क्या बला है? ये होती है परसेंटेज ऑफ आरबीसी। जिस तरह मैंने आपको बताया, हेमाटोक्रिट 50% का क्या मतलब होगा? टोटल ब्लड वॉल्यूम का 50% आरबीसी है और 50% बाकी सारा कुछ है। ठीक है, इसी तरह हेमाटोक्रिट 30% क्या मतलब होगा? टोटल ब्लड वॉल्यूम में 30% आरबीसीज हैं और 70% बाकी सारा कुछ है। तो ये हेमाटोक्रिट ज्यादा होता है अगर आरबीसी ज्यादा हो, हेमाटोक्रिट कम होता है अगर आरबीसी कम हो। तो पॉलीसाइथीमिया वो बीमारी जिसमें आरबीसी ज्यादा होते हैं, इसमें हेमाटोक्रिट इंक्रीज कर जाएगा। एनीमिया वो बीमारी जिसमें आरबीसी कम होते हैं, इसमें हेमाटोक्रिट डिक्रीज कर जाएगा। और मेन और वुमेन में देखा जाए तो मेन में आरबीसी की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं मेन में हेमाटोक्रिट ज्यादा है, ऑलमोस्ट 0.4। वुमेन में आरबीसी की कंसेंट्रेशन कम होती है, तो वुमेन में हेमाटोक्रिट कम है, ऑलमोस्ट 0.36। समझ में आ रही है बातें? तो ये होता है आपके पास हेमाटोक्रिट। इसको आप पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ आरबीसीज वॉल्यूम इन टोटल ब्लड वॉल्यूम। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया ब्लड वॉल्यूम वगैरह क्या होता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन दोनों में तकरीबन बराबर क्वांटिटीज हैं। सिर्फ ये होता है कि प्रोटीन्स प्लाज्मा में थोड़ी ज्यादा हैं और पॉजिटिव आइंस प्लाज्मा में थोड़े से ज्यादा होते हैं, नेगेटिव आइंस बाहर थोड़े से ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद देखिएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट को। ये जो ग्रीन वाला फ्लूइड है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से काफी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? देखो भाई, बात आपने देखनी है किसी भी फ्लूइड कंपार्टमेंट के बीच में बैरियर क्या है। ये जो प्लाज्मा था और इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, इसके बीच में बैरियर क्या था? कैपिलरीज की मेम्ब्रेन। सही है ना? जाहिर सी बात है, इसके बीच में बैरियर था कैपिलरीज की मेम्ब्रेन। और चूंकि कैपिलरीज की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को नहीं पास करने देती,
तो इसलिए हमने कहा था कि प्रोटीन कंसेंट्रेशन बहुत फर्क होती है। प्लाज्मा में प्रोटीन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ प्रोटीन कंसेंट्रेशन कम है। बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसेंट्रेशन भी फर्क, लेकिन बहुत माइन्यूटली फर्क है। सही होगी बात। तो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फर्क करने वाली चीज थी कैपिलरी मेम्ब्रेन। चूंकि कैपिलरी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लिए इम्परमिएबल थी, इसलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस सिर्फ प्रोटीन्स में आ रहा है। बाकी अगर वाटर में आएगा तो वो बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में आएगा तो वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन में फर्क आता है। जबकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को फर्क करने वाली चीज कौन सी है? सेल की मेम्ब्रेन। सीधी सी बात है, ये देखो, ये सेल की मेम्ब्रेन है ना, जो कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को फर्क कर रही है। तो सेल की मेम्ब्रेन जनाबे वाली आयंस के लिए भी परमिएबल नहीं होती, बहुत ज्यादा सोडियम के लिए परमिएबल नहीं होती, क्लोरीन के लिए परमिएबल नहीं होती, सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है। सही हो के बाद। तो जाहिर सी बात है, अगर वाटर के लिए परमिएबल है तो इसका मतलब है ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी अंदर और बाहर बराबर होगी। बाकी आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा वेरी कर सकती हैं। बाहर अगर सोडियम ज्यादा होती है तो अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी भी हो सकती है। सही हो गई बात। और सेल के अंदर देखा जाए कौन से आयन ज्यादा होते हैं? पोटेशियम आयंस, फॉस्फेट आयंस, मैग्नीशियम आयंस, सल्फेट आयंस, ये वो वाले आयन है जो कि सेल के अंदर ज्यादा है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर ये चीजें ज्यादा होती हैं। ये आप देख सकते हैं, पूरी इन्होंने ड्रॉ की हुई है। सेल के अंदर फॉस्फेट, ऑर्गेनिक एनाइंस और पोटेशियम वगैरह ज्यादा होते हैं, जबकि सेल के बाहर क्या ज्यादा है? मतलब एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में, यानी प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाला एक्स्ट्रासेलुलर ना सारा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में सोडियम बहुत ज्यादा होता है, क्लोरीन बहुत ज्यादा होता है, बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपके पास मेजर डिफरेंसेस आ गए एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में। डन के बाद कोई ऐसी डिफिकल्ट चीजें थी, आई होप सो। उसके बाद आती है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में करेंगे।